सभी को सादर प्रणाम। चर्चा चल रही है 19.5 साल की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा के विषय में। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के अंतर्गत लुधियाना एक ग्राम सराभा के अंदर हुआ। आपकी माता का नाम साहिब कौर था, पिता का नाम मंगल सिंह था। आपकी आयु बहुत छोटी थी जब पिता का देहांत हुआ। दादा बदन सिंह द्वारा आपका विशेष रूप से पालन पोषण किया गया। प्राइमरी शिक्षा आपकी अपने ग्राम के अंदर ही हुई। आपके चाचा थे और वो कारोबार के सिलसिले में उड़ीसा में रहा करते थे। प्राइमरी शिक्षा के उपरांत उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आपको उड़ीसा भेज दिया गया। वहाँ आपने 10वीं कक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। 11वीं कक्षा को कॉलेज के अंदर किया। दादा बदन सिंह ये चाहते थे कि मेरा जो ये पोता है इसकी उच्च शिक्षा विदेश के अंदर हो। परिवार में बातचीत की और सबने ये निर्णय किया कि अमेरिका जाकर के ये पढ़े और इसको वहाँ पर पढ़ाया जाए। दादा बदन सिंह ने $200 का इंतजाम कर लिया जिससे वहाँ पर सुचारू रूप से पढ़ाई हो सके। अब करतार सिंह सराभा अमेरिका पहुंच चुके थे और बर्कले विश्वविद्यालय के अंदर केमिस्ट्री विभाग के छात्र थे। इन्होंने वहां अनुभव किया कि जो अमेरिकन विद्यार्थी हैं वो भारतीय विद्यार्थियों को नापसंद करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। तो जानने का प्रयास किया ऐसी क्या बात है जो ये हम लोगों को नापसंद करते हैं। तो पता चला कि क्योंकि हम परतंत्र राष्ट्र हैं, हमारा देश गुलाम है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसलिए हमको पसंद नहीं करते। अब इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया था। आज तक जो बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था उसका अब पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अब उसको यही चिंता सताई जाती थी, कैसे मैं अपने देश को स्वतंत्र करा सकता हूँ, कैसे अपने देश के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की जंजीरों को मैं तोड़ करके उखाड़ करके फेंक सकता हूँ। अब इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया था और इस विचार के अंदर डूबे हुए थे, कैसे मैं अपने देश को स्वतंत्र कराऊं, क्या कर सकता हूँ मैं, अपना जीवन, अपना सब कुछ कैसे अपनी मातृभूमि के लिए अर्पित कर सकता हूँ। ढूंढने का प्रयास किया क्या मेरे जैसे विचारों वाले अमेरिका में कोई और लोग हैं। तो पता चला भाई परमानंद और लाला हरदयाल के बारे में। एक बार इन्होंने लाला हरदयाल के भाषणों को सुना और उनसे इतना प्रभावित हुए कि हमेशा उनके साथ रहने लगे। आप दोनों के महानुभावों के प्रयास से एक हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की गई और हिंदी एसोसिएशन की एक बैठक चल रही थी। उस दौरान लाला हरदयाल ने यह कहा कि हमको एक गदर नाम से पत्र प्रकाशित करना चाहिए जिसके द्वारा हम अपने विचारों को सारे भारतीयों तक, विभिन्न जो प्रांतीय भाषाओं को जानने वाले हैं, बोलियों को जानने वाले हैं, उन तक पहुंचा सकें। तो वो पत्र प्रकाशित होने का जैसे ही निश्चय हुआ तो इनके पास में दादा बदन सिंह ने $200 इकट्ठे करके इनको दिए थे, अपने पास से दिए थे। उसमें से ज़्यादातर पैसे इनके पास थे क्योंकि इन्होंने शुरू में ही पढ़ाई को छोड़ दिया था। इन्होंने सारे के सारे पैसे जो हैं वो लाला हरदयाल जी को समर्पित कर दिए और अपने आप को समर्पित कर दिया कि मैं पूरा समय इस पत्र के लिए लगाऊंगा। लाला जी ने और भाई परमानंद ने करतार सिंह सराभा का कर्तव्य निश्चित किया कि आपको प्रकाशन कार्य में सहयोग करना है और इसके वितरण में, प्रचार प्रसार के अंदर आपको लगना है। तो पहला जो अंक गदर का प्रकाशित हुआ वो उर्दू भाषा के अंदर हुआ। उसका पंजाबी के अंदर अनुवाद करतार सिंह सराभा के द्वारा किया गया और इसको नेपाली भाषा के अंदर, गुजराती भाषा के अंदर, बांग्ला के अंदर और पश्तो में भी इसका अनुवाद किया गया। तो जब ये प्रकाशित होता था तो प्रकाशन में छापे खाने की मशीन करतार सिंह सराभा स्वयं चलाया करते थे। उसके बाद में खुद ही डाक के द्वारा अपने ग्राहकों तक इसको भेजा करते थे। इस प्रकार से वहाँ अमेरिका के अंदर कार्य चलता रहा। कुछ समय के बाद सभी को ये लगा कि अब हमको भारत में जाकर मुहिम को और ज्यादा गति देनी चाहिए। तो अब ये भारत में आ चुके थे। लुधियाना का पूरा कार्यभार जो है वो करतार सिंह सराभा, छोटे से बच्चे किशोर के हाथ में था। ये प्रतिदिन लगभग 50 किलोमीटर साइकिल चलाया करता था। लुधियाना के हाट बाजार से गुजरा करता था और जहां इसको लगता कि यहां मैं अपनी बात को रख सकता हूं, लोगों को क्रांति के लिए जागृत कर सकता हूं, देश की स्वतंत्रता के बारे में बता सकता हूं, कैसा स्वतंत्र देश होना चाहिए, स्वतंत्र होने से क्या क्या लाभ होंगे, जहां उसको लगता वहां वो खड़ा होकर के अपनी बात को कहता। जहां उसको पता चलता कि ये जो सैनिक है ये भारतीय सैनिक है, भारत का रहने वाला है, मूलतः भारत का है, उसको भी वो अपने देश के लिए खड़ा होने के लिए हमेशा तैयार करता मिलता। इस प्रकार से एक दिन लुधियाना के अंदर मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में एक व्यक्ति ने विचार रखा
कि हमारे पास में कोई हथियार नहीं है और जिनके साथ हमको लड़ना है अंग्रेज, उनके पास में बहुत सारे हथियार हैं, कैसे हम इनके साथ में लड़ पाएंगे। तो एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि देखिए, हथियारों के लिए धन चाहिए और इतना धन हम कहां से ला सकते हैं। जब ये बात आई कि हथियारों के लिए धन कहां से एकत्रित हो, तो अलग अलग सुझाव आने लगे, लेकिन हथियारों के लिए जितना धन आवश्यक था वो कोई भी ऐसी व्यवस्था न बन पाई जिससे वो धन प्राप्त हो सके। तो ये निश्चय किया गया कि पंजाब के अंदर लुधियाना के पास में साहनेवाल एक जगह है और वहां पर एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं, उनके घर के अंदर डाका डाला जाए और उस धन के द्वारा हम हथियारों को खरीद लें। करतार सिंह सराभा के नेतृत्व में डाका डालने के लिए जाया गया और कोठी के बाहर में करतार सिंह सराभा पहरा दे रहे थे। अंदर साथी जो है वो सामान को, धन को, जेवरों को इकट्ठा कर रहे थे। ये बाहर पहरा दे रहे हैं, अंदर से किसी महिला की चिल्लाने की आवाज आई, तुरंत अंदर पहुंच गए। अंदर जाकर के पता चला कि हमारे ही किसी साथी ने घर की एक युवती के साथ में, एक बहन के साथ में अश्लील हरकत की है। जैसे ही उनको पता चला, करतार सिंह सराभा ने अपनी बंदूक को साथी के माथे के ऊपर तान दिया और कहा कि तुमको अभी इसी वक्त इस लड़की के पैरों में झुकना है और पैर छू करके कहना है, बहन मुझसे गलती हुई है और मुझे तुम माफ कर दो, अगर तुम बचना चाहते हो, नहीं तो मौत तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रही है। अब ये बात जब बिटिया की माँ ने सुनी तो वो कहने लगी, बेटा जब तुम इतने अच्छे हो कि दूसरे की बहन तुमको अपनी बहन लगती है, तो तुम ये घटिया डाका डालने का काम ही क्यों करते हो। तो ये कहने लगा सराभा, माँ हमारा ये धंधा नहीं है, हमारा पेशा डाका डालने का नहीं है। हम तो क्रांति चाहते हैं, हम तो परिवर्तन चाहते हैं, हम तो अपने देश से फिरंगियों को भगा देना चाहते हैं और उसके लिए हमको हथियारों की जरूरत है, इसलिए हमको मजबूरी में ये डाका डालना पड़ रहा है। माँ ने आगे कहा, बेटा जिस बेटी को तुमने अपनी बहन कहा है, उस मेरी बेटी का थोड़े दिन के अंदर विवाह है, क्या उसके बारे में तुम कुछ सोच सकते हो। अभी तक जो धन सराभा के पास में था वो सारा धन और सारे जेवर इन्होंने माँ के आगे रख दिए और कहा, माँ इसमें से जो तुझे चाहिए वो तू ले ले, सारा चाहिए तू सारा ले ले। उस महिला ने थोड़े जरूरी के केवल जेवर निकाल करके बाकी सारे के सारे सराभा को सौंपे और कहा, बेटा तू अपने उद्देश्य के अंदर सफल हो, मेरी यही शुभकामना तेरे लिए है। अब ये निरंतर धन की प्राप्ति के उपरांत हथियारों के साथ में निरंतर अपने उद्देश्य के लिए लगे रहे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, अंग्रेजों की रातों की नींद हराम हो रही थी। कौन है ये सराभा, इतना छोटा सा बच्चा इतना काम कैसे कर पा रहा है, आंदोलन को इतनी गति कैसे मिल रही है। और जब वो धरपकड़ करने में लगे हुए थे तो एक अपने ही साथी ने गद्दारी की और सरगोधा शहर के अंदर, पंजाब के सरगोधा शहर के अंदर सराभा को पकड़वा दिया गया। पकड़वाने के उपरांत लाहौर इनको ले जाया गया। लाहौर में सबके ऊपर केस चल रहा था। एक मुखबिर पहचान करने के लिए आया और वो सराभा के सामने खड़ा हुआ था। करतार सिंह सराभा के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वो पहचानने में बच रहा है। पहचानने से उसको पता है कि ये व्यक्ति जो है ये निर्भीक व्यक्ति है और ये यहाँ से बच निकला तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए वो पहचानने से बच रहा है। सराभा कहने लगे, अरे तुम कहते क्यों नहीं हो कि मैं ही करतार सिंह सराभा हूँ। तो अपने आप उन्होंने अपनी पहचान जो है वो बताई। जज के सामने सराभा को पेश किया गया अभियोग के दौरान और जज ने एक दिन कहा, सराभा तुमको कुछ कहना है, तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो, कुछ बताओ। तो आज तक सराभा ने जो भी क्रांति की गतिविधियां की थी, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो कुछ भी किया था, सारा निसंकोच बिल्कुल स्पष्ट होकर के एक ही सांस के अंदर कह दिया। जज हक्का बक्का देखता रहा कि कितना सत्यवादी, कितना निर्भीक व्यक्ति है, अदालत के अंदर खड़ा हुआ है और इतना युवा है, इतना प्रतिभाशाली है, धड़ाधड़ बोले चले जा रहा है। जज ने उसके बयान के एक भी शब्द को नोट नहीं किया और ये कहा कि तुमको कल विचार करके, ऐसा लगता है कि तुम बिना विचारे इतना कुछ कह गए हो, कल को तुमको विचार करके अपने बयान को दोबारा लिखवाना है, दोबारा बोलना है, मैं तब इसको नोट करूंगा। और हल्का सा ये संकेत किया कि अगर तुम अपने बयान में कुछ ठीक ठाक सा परिवर्तन कर लोगे तो हम तुम्हारी सजा को कुछ कम कर सकेंगे। लेकिन अगले दिन सराभा ने बिल्कुल वही के वही शब्द दोबारा रिपीट करे, अपने सारे के कार्यों को वहां पर उन्होंने खोल करके रख दिया। मजबूरन जज को न चाहते हुए फांसी की सजा जो है करतार सिंह सराभा को देनी पड़ी। करतार सिंह सराभा देख करके मुस्कुरा रहे थे जज को और वो जज हैरान था कि कैसा व्यक्ति है कि इसको फांसी की सजा दी गई है
और उसके बाद में भी ये मुस्कुरा रहा है। परिवार के लोगों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बात के ऊपर बहुत नाराजगी प्रकट की कि मुझे बचाने के लिए क्यों प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद में भाई परमानंद की कोठरी और करतार सिंह सराभा की कोठरी आसपास थी। जिस दिन सराभा को फांसी दी जानी थी, उस दिन भाई परमानंद ने पूछा करतार सिंह सराभा से, अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, फांसी दी जानी है, क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मैं कविता लिखता हूँ। और अंतिम जो उनकी कविता थी उसके कुछ ये शब्द थे, जो कोई पूछे कि कौन हो तुम तो कह दो बागी ये नाम है अपना, जुल्म मिटाना हमारा पेशा, गदर करना ये काम अपना। इस प्रकार के उनके शब्द थे। और इतिहास इस बात को बताता है कि जिस दिन करतार सिंह सराभा को फांसी घोषित हुई, कहा गया कि इस बच्चे को, इस युवक को, इस किशोर को फांसी दी जाए, और जिस दिन उनको फांसी दी गई उस दौरान उनका वजन 10 पाउंड बढ़ चुका था। इतनी मस्ती से उन्होंने वो दिन जो है वो बिताए। इस करतार सिंह सराभा नाम के किशोर क्रांतिकारी को 19.5 साल की अवस्था के अंदर 16 नवंबर सन 1915 को फांसी दी गई। भगत सिंह, जिनका बहुत बड़ा नाम है, वो करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे। तो इस प्रकार के हमारे क्रांतिकारी रहे, जिनके कारण से मुझे और आपको ये स्वतंत्रता के दिन मिले। मुझे और आपको अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वाह करना चाहिए। इन दिनों इलेक्शन का दौर है, चुनाव चल रहे हैं, और चुनावों के अंदर हमको अपना मतदान अवश्य करना चाहिए। और नेताओं को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि लोगों ने अपना सब कुछ सर्वस्व स्वाहा करके इस देश को बनाया है, इस देश को स्वतंत्र किया है। तो हमारे पास जितना, जिसका जैसा सामर्थ्य है, उतना उसको प्रयास अवश्य करना चाहिए कि अपने देश को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए, अपने देश को के लोगों को की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।